कल के क्वेश्चन जो बाकी थे आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या हमने 8वां कर लिया था? नहीं, 7वां आपको ये करने के लिए। 7 करना था। ठीक ठीक। 7वां आपको करने के लिए बोला था और मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको फिर से करवाऊंगा। आपसे बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको फिर से करवाऊंगा आपको, है ना। कुछ बच्चों ने किया है, बहुत अच्छी बात है। मैंने चेक नहीं किया, ये भी बोला था कि कल जब करवाऊं क्लास में तो आप देख लीजिएगा और खुद से चेक करिएगा, जिससे आप जो हो वो चेक कर सको उसको कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपकी फाइल अपलोड कर रहा था। अब इसको पेंट स्क्रीन पे खोल लेते हैं और इस पर जो है वो अपने क्वेश्चन आंसर ले आते हैं। ये 7वां क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। चल, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, सब्सटेंस पहचानना सीखो। पहली बात तो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का आपको पता है क्या होता है, सी ए होता है। सी ए, कैल्शियम का होता है सी ए। हाइड्रोक्साइड के लिए यूज करते हैं हम ओ एच। हाइड्रोक्साइड के लिए ओ एच यूज करते हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो सी ए ओ एच का होल ट्वाइस होता है ना। फॉर्मूला होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको ऐसे नीचे बेस में लिखना चाहिए। ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कल ही बताया था फॉर्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, सबको पता है मेरे ख्याल से, CO2। तो CO2 लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में चेंजेस टू का साइन लगाते हैं, चेंज हो रहा है, चेंजेस टू का साइन लगाया। फिर उसका लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca, कार्बोनेट का होता है CO3, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का फॉर्मूला आप सभी को पता है H2O। H2O, H2O, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, CaCO3 बना रहे हैं और पानी बना रहे हैं। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। सबसे ज्यादा वाला पूछते हैं। तो अभिकारक में आपको दिख रहा है ये O के आगे 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन ये भी 2 है और ये भी 2 है। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने, 3 और 1 4, है ना। टोटल यहाँ पर भी 4 है। फिर उसके बाद कैल्शियम देखते हैं, तो कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। बचा क्या, कार्बन। तो कार्बन 1 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 है। हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है ना। ठीक है, अगली रिएक्शन देखें इसी में। तो ये वाली चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखी है। दूसरी जो है वो लिखा हुआ है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। Zn, कई कंट्रीज में Zn को जी भी पढ़ते हैं ना, Zn या Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर को वो लिखते हैं Ag। याद होगा 9th क्लास में Au और Ag बताया था। Au सोने का था और Ag सिल्वर का था, तो सिल्वर का हो गया Ag और नाइट्रेट का होता है NO3। NO3, तो AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, AgNO3। कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने आप याद हो जाते हैं, जैसे CaCO3, AgNO3 अपने आप में ही याद हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं। तो AgNO3 हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद आता है कि जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट जो है वो यहाँ पर जाहिर सी बात है इसको रिप्लेस कर देगा, वो Ag को रिप्लेस कर देगा और जिंक नाइट्रेट बनाएगा। तो जिंक का फॉर्मूला हो जाएगा Zn और नाइट्रेट ZnNO3। नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं इस बात में कोई भी संकोच नहीं करूंगा बोलने में। जैसे जिंक नाइट्रेट आया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, संयोजकता के आधार पर इनके फॉर्मूले जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी याद नहीं रहते हैं कई फॉर्मूले। मैं बिल्कुल भी आपको उल्लू नहीं बनाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है वो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम जैसे जिंक का Zn लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर नाइट्रेट का NO3 लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये नहीं होता है। जिंक नाइट्रेट के फॉर्मूले के लिए NO3 का ब्रैकेट लगाकर हम जो है वो आगे ट्वाइस लगा देते हैं, ट्वाइस लगा देते हैं, मतलब NO3 जो है वो 2 बार रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि जिंक के साथ कुछ भी बनेगा तो आगे ये लगेगा, जैसे जिंक क्लोराइड लगना है तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnCl2, है ना, ये लग जाता है। एल्यूमिनियम का याद होगा आपको, एल्यूमिनियम में 3 लगता था, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला आएगा AlCl3 हो जाएगा, है ना। कॉपर क्लोराइड में जो है वो Cl2 लगता है, CuCl2 हो जाएगा इसमें। तो कॉपर के साथ जितने भी क्लोराइड लगे, नाइट्राइड कुछ भी लगेगा 2 हो जाएगा, क्योंकि संयोजकता पे डिपेंड करता है, इसकी संयोजकता पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है वो जिंक नाइट्रेट में हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। जिंक नाइट्रेट हो गया, और क्या बना, सिल्वर बना, तो सिल्वर जो है वो अलग बन जाएगा। कोई मुझे बता सकता है ये वाली रिएक्शन किस प्रकार की है, क्या ये संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, कौन सी अभिक्रिया है? ये वाली स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, जो दूसरी वाली लिखी मैंने, जिंक प्लस AgNO3, कोई बता पाएगा कौन सी रिएक्शन है? भैया हाँ विस्थापन। बिल्कुल, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखो ध्यान से, जिंक ने क्या करा, AgNO3 में से Ag को लात मार के अलग कर दिया, Ag बेचारा लात मार के अलग हो गया, और यहाँ पर जिंक जो है वो Ag की जगह पे बैठ गया, जिंक नाइट्रेट बना लिया, साथ में जो है वो Ag जो है वो अलग हो गया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे सभी अभिक्रियाओं को पहचानना आना चाहिए आपको, है ना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। अच्छा, एक अभिक्रिया 2 प्रकार की भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो सकता है अभी आए एक आध अभिक्रिया ऐसी जिसमें 2 अभिक्रियाएं लग रही हो, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा, है ना, कि हो सकता है वो संयोजन के साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी हो, ऊष्माशोषी भी हो, और वियोजन के साथ साथ जो है वो हो सकता हो विस्थापन अभिक्रिया का भी पालन कर रही हो, ऐसा हो सकता है। वैसे बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है। तो अगला जो हमारे पास है वो है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, Al, है ना, तो Al लिखेंगे हम, और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2, 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 कॉपर क्लोराइड। चेंजेस टू लिखेंगे, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अपन पहले भी देख चुके हैं बहुत बार। भूमि आप बता पाओगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बार लिख चुके हैं हम, अभी मैं बता भी चुका हूँ, देखना ना पड़े बेटा, डायरेक्ट बोल दो। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? अक्षय आप बता सकते हो? AlCl3। 3, बहुत अच्छी। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, और साथ में यहाँ पर क्या नहीं कर रहा है, कॉपर नहीं कर रहा है, तो कॉपर को अलग कर देंगे हम, Cu। ये अभिक्रिया भी ऊपर वाली जैसी नहीं दिख रही कुछ कुछ? एल्यूमिनियम ने क्या करा, एल्यूमिनियम ने कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को लात मार के अलग कर दिया, है ना। मैं लात मार के अलग करना क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, जिसमें भी लात मारी जाती है, लात मार के एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, वहां पर क्या होती है, वहां पर जो है वहां पर जो है वो बिल्कुल सही बात है, मैंने दूसरी अभिक्रिया को बैलेंस नहीं करा है ना, कर रहा हूं मैं, दोनों को एक साथ कर लूंगा। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, और कॉपर जो है वो विस्थापित हो जा रहा है, साथ में AlCl3 बन रहा है। अपन दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं एक एक करके, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा भिन्न भिन्न ना लगे, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं। पहली वाली रिएक्शन तो हमारी बैलेंस थी, दूसरी वाली को रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस है नहीं वो, है ना, तो करते हैं बैलेंस, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप दूसरी वाली अभिक्रिया को देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा है ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 दिख रहे हैं, है ना, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन अभी 3 ही है, तो 6 करने से क्या करूंगा, आगे 2 लगाऊंगा, हमेशा आगे लगता है, तो जो आगे 2 लगता है ना वो देखो Ag इसके बराबर का रहता है, इसका साइज हम इसके बराबर रखते हैं, और जो नीचे हम 3 लिखते हैं उसको जो है वो इसके आधे से शुरू करना चाहिए आपको, और इसके यहाँ तक नीचे तक जाना चाहिए, है ना। तो ये अंकों का ध्यान रखें, लिखने के तरीके पर ध्यान रखें। तो ऑक्सीजन हमने क्या कर दिया, 3 दूनी 6, आगे 2 लगा दिया। अब यहाँ पर 2 लगाया तो क्या हुआ, Ag भी 2 हो गया और नाइट्रोजन भी 2 हो गया लगाने पर, है ना। तो आप क्या करेंगे, हम Ag को भी 2 करना पड़ेगा और नाइट्रोजन को भी 2 करना पड़ेगा इस साइड। तो Ag को 2 लगाने के लिए हमको आगे लगा सकते हैं, हम Ag के आगे 2 लगा दिया। अच्छा, नाइट्रोजन के आगे ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है ना, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 है, तो नाइट्रोजन को हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। इसके बाद यदि मैं बात करूं, जिंक 1 है, तो जिंक 1 है ही, देखो यहाँ पर जिंक 1 है और यहाँ पर भी जिंक 1 है, तो हमको करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब जाके जो है वो बैलेंस हो जाएगी, केवल हमको 2-2 लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला, यकीन मानो मुझे मालूम, जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में, तो मुझे ऐसे फॉर्मूले याद करवाए, बोले सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला जो है वो 2AgNO3 होता है।
फिर उसके बाद अगली बार में जो है वो 3 हो जाता था ये। तो बोलते फॉर्मूला चेंज कैसे होगा, यही समझ में नहीं आता था कि ये 2 क्यों लगा रहे हैं। तो 2 बैलेंसिंग के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर 2 जो है इसका बताता है कि AgNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स है मतलब अणु है ना। जबकि जो नीचे लिखा रहता है ना, ये परमाणु लिखा रहता है। नीचे जो लिखा रहता है वो परमाणु लिखा रहता है, एटम लिखा रहता है। ये दो मतलब ऑक्सीजन कितने एटम है, 3 है। और उस प्रकार के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। AgNO3 के पूरे 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 अणु है। मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं और एटम को परमाणु बोलते हैं। ऐसे ही फिर उसके बाद यहाँ पर हमको इसको भी बैलेंस करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास सबसे ज्यादा है वो क्लोरीन है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्लोरीन जो है वो 3 है और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन को अगर बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ पर जो है वो हम 3 लगा देंगे, साथ साथ यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, है ना। तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा क्लोरीन यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर कॉपर 3 हो गया और यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हो गया। तो एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा देंगे। और यहाँ कॉपर को 3 करने के लिए अगर यहाँ पर हम कॉपर के आगे 3 लगा देंगे। हमारी रिएक्शन इसी के साथ बैलेंस हो जाएगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। आखिरी रिएक्शन और देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड। हम शायद पहले भी लिख चुके हैं बेरियम क्लोराइड। किसी को फॉर्मूला पता है बेरियम क्लोराइड का? भैया मुझे पता है। हाँ, 2 बोलो मिनट, 2 मिनट नहीं, सब मत बोलो। किसी ने बोला अर्चना आप बोलिए बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। भैया BaCl2। बहुत सही अर्चना, बिल्कुल सही है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। तो हम नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं बेरियम क्लोराइड बोले तो BaCl2, BaCl2, BaCl2। एल बहुत गंदा सा बना है, ध्यान मत दीजिएगा राइटिंग पे, क्लास में राइटिंग अलग आएगी। पोटेशियम सल्फेट, कोई मुझे पोटेशियम बता सकता है केवल पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? मैं बताऊं? हाँ अक्षय। भैया के, बहुत अच्छे। और सल्फेट? सल्फेट का SO4। बहुत सही, बहुत सही। पोटेशियम सल्फेट का हो जाएगा KSO4, पोटेशियम का हो जाएगा K और SO4 हो जाएगा सल्फेट का। तो ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। क्या बात है यार, आजकल आज तो बहुत अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं। फिर उसके बाद बचा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट दोनों का भैया कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हाँ लक्ष्मी। ये K2SO4। अच्छा, यहाँ पर समीकरण चेंज है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। K2SO4 बिल्कुल सही बोल रही है लक्ष्मी। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली KSO4 होना चाहिए इसका वो, लेकिन SO4 के आगे यहाँ पर 2 आयन रहते हैं, जिसके कारण से इसकी संयोजकता जो है वो बढ़ाना पड़ेगी। संयोजकता के कारण से यहाँ पर इसका फॉर्मूला K2SO4 हो जाएगा। थैंक यू लक्ष्मी याद दिलाने के लिए। मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा कि हमारा बेसिक फॉर्मूला तो KSO4 होता है, लेकिन संयोजकता के कारण से इसको हमको K2SO4 लगाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जो पोटेशियम सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला K2SO4 होता है। फिर उसके बाद आया बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का जरूर BaSO4 होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 होता है। और साथ में क्या निकल रहा है देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला था, पोटेशियम का हो जाएगा K और क्लोराइड का हो जाएगा Cl। तो ये जो है वो KCl ही होता है। इसमें आपको कोई भी L2 या L3 लगाने की जरूरत नहीं है, Cl2 या Cl3 लगाने की जरूरत। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला यही होता है। तो आज 2 फॉर्मूले नए आए हैं आपके सामने, एक पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, है ना। ये आज पहली बार आया आपके सामने, तो इसको आपको याद रखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो शीट बनाने की जिसमें आपको सारे क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड वगैरह जो है वो मिल जाए कहीं से। जैसे ही मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। सारे नाइट्रेट वगैरह लिखे रहेंगे उसमें, है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्या बैलेंस है रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको जो दिख रहा है वो ऑक्सीजन ही दिख रहे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। K2 चाहिए हमको, यहाँ पर K2 चाहिए ना। तो यहाँ पर हमको K2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने K के आगे 2 लगा दिए, K के आगे 2 लगा दिए तो Cl2 भी हो गया। तो यहाँ पर हमको Cl2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बैलेंस हमारी रिएक्शन। बेरियम 1 दिया हुआ है, बेरियम 1 हो गया, सल्फर 1 दिया हुआ है, 1 हो गया। तो 2 लगाते से हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब हमको इसको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही लगाना था आपको, है ना। तो रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। इस प्रकार आपका ये 7वां क्वेश्चन कैसा होता है, खत्म हो जाता है। 7वां क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो जाता है।
अब अगला दिया हुआ है, अब देखना अगला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है अब हमको। अब ये भी बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, मतलब संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, वो भी बताना है। अभी तक जो है हम इससे बच रहे थे, हमसे बोला नहीं था कि ये बताना है आपको, लेकिन अब बोल दिया है कि आपको जो है वो इसका प्रकार भी बताना है। तो घबराने वाली बात कुछ है ही नहीं, आसानी से पता चलेंगे। उन्होंने क्वेश्चन दिया है ना, तो अपन को जो है वो आसानी से पता चल जाएंगे प्रकार, कोई भी नहीं, बस डेफिनेशन याद होना चाहिए थोड़ी बहुत, जितनी आपको याद हो, उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है ना। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना, निम्न अभिक्रियाओं के जो है वो हमको। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पर जो है वो हमको क्वेश्चन में एक क्यू फॉर्म दिया हुआ है, एक क्यू फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, गैस फॉर्म, ये और भी अच्छा बता देता है हमको, इजी बना देता है क्वेश्चन को, है ना। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा हुआ पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला फिर से एक बार थोड़ा सा आपको जो है वो नया सब्सटेंस याद करने को मिल रहा है। तो पोटेशियम का होता है के और ब्रोमाइड का होता है बी आर। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो जाता है के बी आर, है ना। और एक्वस फॉर्म है तो आप एक्वस फॉर्म लिख सकते हो उसके आगे, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। फिर उसके बाद बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है BaI2। BaI2। बेरियम क्लोराइड का याद है, BaCl2 लगाते थे, तो वैसे ही वहां पर जैसे Cl के आगे 2 लगाते थे, तो वैसे आयोडाइड, आयोडाइड मतलब हो जाता है I, और 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि बेरियम के साथ जितने भी रहते हैं उसके आगे क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। पोटेशियम के आगे जितने भी रहते हैं ना, वहां पर 1 लगाते हैं। लेकिन आप बोलोगे भैया पिछले वाले में आपने K2 लिखा था, तो वो पोटेशियम के कारण नहीं लिखा था, यहाँ पर SO4 था, SO4 के कारण से यहाँ पर 2 लगाया था, है ना। तो यहाँ पर KBr प्लस बेरियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा, BaI। BaI तो नॉर्मल होगा, और I2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि बेरियम की संयोजकता 2 होती है, इसके कारण से यहाँ पर 2 लगाएंगे। चेंजेस टू लिखेंगे, चेंजेस टू लिखने के बाद पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का क्या हो जाएगा K, और आयोडाइड का क्या हो जाएगा I, और पोटेशियम के साथ जो है वो एक ही लगता है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, KI रहेगा। फिर उसके बाद क्या रखेंगे हम, बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम तो तत्व का नाम हो जाएगा, तो ये Ba हो जाएगा बेरियम, और ब्रोमाइड का क्या होता है, Br होता है। ब्रोमाइड का क्या होता है, Br। तो BaBr। अच्छा, एक और बताओ मुझे, Ba के साथ क्या लगते हैं, हमेशा दूसरे वाले तत्व के नीचे 2 लगता है, तो यहाँ पर Br रहेगा कि Br2 रहेगा, बताओ कोई मुझे। Br2, बिल्कुल। देखो आपको थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा ना, जितने भी Ba के साथ लिखे जाते हैं, जैसे ब्रोमाइड लिखा हुआ है तो उसके आगे 2 लगा हुआ है, जितने भी यहाँ पर जो है वो कैल्शियम के साथ लिखे जाते हैं, वहां पर जो है वो, सॉरी, उसके अलावा जो और भी तत्व जैसे कॉपर के आगे लिखा जाता है तो 2 लगाया जाता है। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2 होता है ना। कॉपर जो है वो कार्बोनेट लिखेंगे तो CO3 के आगे हमें होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा। तो अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, जो भी ये चीज रहती है इसके संयोजकता यहाँ पर लिखी जाती है। एल्यूमिनियम का याद होगा, उसके साथ 3 लगता है हमेशा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 हो जाता है, और एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला AlCl CO3 का होल ट्राइस हो जाएगा, 3 लग जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन सॉल्व करते आएंगे ना, ये चीज समझ में आती जाएंगी। हमने ये फॉर्मूला तो लिख लिया इसका इंग्लिश, पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr हो गया, बेरियम आयोडाइड का BaI2 हो गया, पोटेशियम आयोडाइड का KI हो गया, और बेरियम ब्रोमाइड का Br2 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देखते हैं। Br2 लगा हुआ है, यहाँ पर हमको Br के आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अभी जैसे ही लगाया तो पोटेशियम भी 2 हो गया, पोटेशियम को 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, पोटेशियम भी 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, I2 हमको 2 करना था, तो I2 ऑटोमेटिकली 2 हो गया जैसे हमने 2 लगाया, है ना। इसके बाद क्या, बेरियम 1 चाहिए था, तो बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। मेरे ख्याल से अब रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई, इसके आगे हमको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, अब ये पहचानना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या एक उत्पाद बन रहा है, नहीं, यहाँ तो 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है ये। फिर उसके बाद वियोजन में क्या होता है, वियोजन में एक अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। लेकिन क्या यहाँ पर एक अभिकारक है, नहीं, यहाँ पर 2 अभिकारक है ना, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे को अलग करके अपना लात मार के उसको अलग कर देता है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर विस्थापन अभिक्रिया होती तो K जो है वो Ba को जो है या फिर I को जो है वो अलग करता, और केवल यहाँ पर Ba या I बन रहा होता। क्या यहाँ पर Ba या I बन रहा है केवल, नहीं, यहाँ तो Ba Br2 बन रहा है या फिर Ki बन रहा है।
है ना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो देखो के ने बी ए को हटाया और आई जुड़ गया, यहाँ पर के खुद जुड़ गया यहाँ पर, और बी ए कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया। दो विस्थापन हो रहा है कि नहीं? तो अभिक्रिया कौन सी होगी? अभिक्रिया कौन सी होगी? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, क्योंकि दो विस्थापन हो रहे हैं, के बी यहाँ पर विस्थापित हो रहा है और बी ए जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर दो विस्थापन होंगे, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद लिखते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? Zn। Zn, और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। याद रखेंगे, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 प्लस ओ सॉरी, इसके ये तो चेंजेस टू का साइन आ गया डायरेक्ट। जिंक कार्बोनेट जो है चेंजेस टू आ रहा है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO। जिंक का तो हो जाएगा Zn और ऑक्साइड का हो जाएगा O, ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर ऊपर मैंने एक्वस फॉर्म वगैरह नहीं लिखे हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अब लिखना जरूरी हो जाता है। ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। CO2, बस ये वाले रिएक्शन लिखना था। इसको बैलेंस कर लेते हैं। आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसमें O3 चाहिए यहाँ पर, तो O3 यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 और 3, यहाँ पर ऑक्सीजन है, जिंक एक चाहिए, कार्बन एक चाहिए, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। इसको आप यहाँ पर एक्वस फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिखना जरूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। बेरियम क्लोराइड भी हमारे पास जो है वो एक्वस फॉर्म में ही है, KI जो है ये भी एक्वस फॉर्म में ही है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जबकि लिखना कहाँ चाहिए मुझे? यहाँ, जहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में। BaBr2 जो है वो सॉलिड रहता है, तो इसको अपन जो है वो स्मॉल s बनाएंगे यहाँ पर सामने ही, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जिंक कार्बोनेट जो है वो सॉलिड दिया हुआ है, ये भी आपको बिल्कुल लिखना चाहिए। फिर उसके बाद जिंक ऑक्साइड जो है ये भी सॉलिड दिया हुआ है, ये भी आपको लिखना चाहिए। और ये जो है वो CO2 जो है वो गैस होती है, पूरा जमाना जानता है, सब लोग जानते हैं CO2 जो है वो गैस होती है, तो G लिख दिया, है ना। अब मुझे आप बता सकते हो ये संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन के द्विविस्थापन? कोई बताना चाहेगा? मैं बताऊं? भैया 2 मिनट, जिससे बोलूं कोई बता। कनक, आप बता सकती हो क्या ये कौन सी अभिक्रिया है? भैया वियोजन अभिक्रिया। बहुत सही, क्योंकि देखो यहाँ पर एक जो है एक अभिकारक है और वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो ये बिल्कुल वियोजन अभिक्रिया है, बिना सोचे वियोजन अभिक्रिया। बहुत सही। इसके बाद हम आगे आगे वाली रिएक्शन पे पढ़ते हैं। वो बोलते हैं आज आज क्या हो गया तुम लोग को, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छे यार, अच्छी बात है। एक दिन इतना थोड़ा सा टाइट होने पे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं तो अभी तक जो है मैं बिल्कुल ढीला हो जाता तुम्हारी क्लास में, क्योंकि तुम लोग जो है वो रिप्लाई नहीं देते थे। लेकिन रिप्लाई आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करो, देखो एक दिन की मेहनत से कितना फर्क दिख रहा है। मुझे फर्क दिख रहा है, तो सोच सकते हो आप। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये वाला रिएक्शन हम देख चुके हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जिसको हम HCl भी बोलते हैं। HCl किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं। तो H2 प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। मैं एक्वस फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो, है ना। इन दोनों ने आपस में क्रिया करके HCl बनाया। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है HCl। HCl को ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, है ना। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना है? H2 है यहाँ पर, Cl2 है। अर्शिफा बताएगी बेटा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? अर्शिफा रुचि बताएगी। रुचि, बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा मैं? भैया हाँ, H के आगे 2 लगाएंगे। बिल्कुल सही, बस यही तो करना था। जैसे मैंने 2 लगाया तो H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो गई। रुचि, आप बता सकती हो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन है कि वियोजन है कि विस्थापन के द्विविस्थापन? भैया ये तो नहीं पता। संयोजन अभिक्रिया जानती हो आप? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में संयोजन मतलब कि जुड़ना, नाम से याद हो जाना चाहिए, रटना का नहीं बोला था मैंने। चलो ठीक है, माइक बंद करो आप अपना। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये देखो, 2 अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं, ना। तो संयोजन वियोजन को रटो मत, उसको समझो। देखो, संयोजन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन प्रैक्टिकली क्या होती है? संयोजन योजन मतलब कि जुड़ना। संयोजन, 2 अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया।
वियोजन, वियोजन मतलब कि टूटना, वियोजन मतलब कि टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। टूटने में क्या होगा, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो उसको वियोजन बोलते हैं। विस्थापन में क्या होगा, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेगा और दूसरा तत्व जो है वो अलग कर दिया जाएगा, केवल एक ही तत्व बनेगा, उसको विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि कॉपर अलग निकला था, है ना। अगर द्विविस्थापन होगी तो क्या होगा, दो विस्थापन होंगे, एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित किया जाएगा, दूसरा तत्व जो है वो पहले वाले तत्व से जुड़ जाएगा। दो विस्थापन होंगे तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल तो है, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर देखो दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना, ऐड होके एकल उत्पाद बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। अभी हाल आपको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम है दोनों। HCl लिखेंगे हम। और चेंजेस टू मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, MgCl2। हाँ, ये यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, MgCl2 पहली बार आया होगा शायद आपको, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है MgCl2। बस आखिरी फॉर्मूला, इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा याद करने के लिए। और आखिरी में जो है वो हाइड्रोजन गैस H2 लिख देते हैं, है ना। तो ये जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक्वा सॉलिड वगैरह आप लगा लेंगे, हम केवल रिएक्शन बैलेंस करने पे ध्यान देते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्लोरीन जो है वो 2 दिख रहा है यहाँ पर, है ना, क्लोरीन जो है वो 2 दिख रहा है। तो क्लोरीन को 2 करने के लिए आगे जैसे हम 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर 2 है तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बस 2 लगाने पर ही रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। कितना इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। ये हो गए आपकी चारों क्वेश्चन रिएक्शन वाले। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है वो बनता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं, कौन बताएगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अर्चना आप बताइए ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। उदाहरण नहीं बताइए, केवल होती क्या है अभिक्रिया, केवल प्रैक्टिकली बताना है, डेफिनेशन भी नहीं सुनाना बेटा। ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं, क्या होता है ऊष्माक्षेपी में। महक आप बता पाएंगी, महक वाजपेयी आप बता पाओगी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। अभिक्रिया के प्रकार हैं, विकास आप बताओगे, विकास पंथी आप बताओगे ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्माशोषी में क्या होता है। नीलिमा आप बताओगी बेटा। हाँ भैया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, और ऊष्माशोषी भैया जिसमें अभिक्रिया ऊष्मा का अपशोषण होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पढ़ के बोल रही हो। नहीं भैया, भैया ये मुझे कल ही बताया था हमें भैया ने, मोनिका दीदी ने। चलो ठीक है। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और वहां पर अगर ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा जैसे अपन ने गैस जलाया तो गैस जलाएंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है, काहे की जो हमारी एलपीजी गैस है उसको जला रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे हैं, तो क्या उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है ना। सबसे अच्छा उदाहरण है मीथेन गैस का दहन, CH4 प्लस O2 चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस पानी बनाती है और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ऊष्मा क्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और ऊष्मा शोषी इसको बोलते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को सोख लिया जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, इसका कोई रासायनिक फार्मूला तो नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर ऊष्मा सोखी जा रही है जिससे बर्फ का स्ट्रक्चर चेंज होकर सॉलिड से क्या बन जा रहा है, लिक्विड गैस में चला जा रहा है वो H2O ही है ना, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ऊष्मा शोषी जो है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। उदाहरण यहाँ पर आप लिख सकते हो वो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो है वो हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन करवाते हैं। तो याद होगा आपको सिल्वर क्लोराइड का जब उसका अपघटन करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और काला हो जाता है। याद होगा वो प्रैक्टिकल दिखाया था, उन्होंने अपना लोगो लिख दिया, रख दिया था और उसके ऊपर बल्ब मारा था,
बल्ब के कारण से वो पूरा केमिकल जो है वो पूरा काला हो गया था, बाकी जितने में उन्होंने छांव रखी थी उतना भाग जो है वो उजाला वाला रह गया था। तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको बुक का भी डायग्राम याद होगा, बुक में एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, सूर्य की खिड़की से जो है वो प्रकाश आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस पेज पर है वो। खिड़की से प्रकाश आ रहा है और वो वाली अभिक्रिया लिखी हुई है। 2 मिनट, ये देखो सूर्य का प्रकाश, ये वाला डायग्राम याद आना चाहिए आपको तुरंत। जैसे ही आपको जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण लिखने के लिए आए तो ये वाला डायग्राम आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। और इस डिश में हम क्या रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड रखते हैं। और जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ऐसे ही सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है, जिससे जो है ये सूर्य का अवशोषण करता है, सूर्य प्रकाश का अवशोषण करता है। इसलिए हम इसको ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए, मैं आपको इसलिए बुक बार बार सामने लाता हूँ। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, और जिसमें अवशोषित कर ली जाती है, सोख ली जाती है उसमें, उसको ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद दिखा हुआ है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों बोलते हैं। श्वसन मतलब सांस लेने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि श्वसन की अभिक्रिया में जो है वो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और इसका जो उदाहरण लिखेंगे हम, ये वाला समीकरण लिखेंगे जो कि हमने ऊष्माक्षेपी वाले अभिक्रिया जहाँ पढ़ी थी वहां पर जो है वो समीकरण आया था, जिसमें हम ऑक्सीजन गैस का यूज करके जो है वो ऊर्जा बनाते हैं, है ना। वो वाला रिएक्शन जो है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है श्वसन के लिए, इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो श्वसन में जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया से पानी की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊर्जा बनती है। तो ये जो ऊर्जा बनती है ना, ऊर्जा जो बन रही है इसको हम जो है बोल सकते हैं कि ये यही ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में भी हो सकती है ना, और होती है। इसलिए जो है ऊष्मा को श्वसन को जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण ही दिया हुआ है डायरेक्ट। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड के में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमारे जो खा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह खाते हैं, तो ये जो है वो और छोटे छोटे तत्वों में टूटता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज जो है वो हमारी द्वारा श्वसन में जो ऑक्सीजन ली जाती है उसके साथ क्रिया करके ऊर्जा बनाता है। उसी ऊर्जा का यूज जो हमारी कोशिकाएं कर रही होती हैं, उसी ऊर्जा का यूज हम कर रहे होते हैं चलने में, दौड़ने में, सोचने में, लिखने में, पढ़ने में या फिर बोलने में। ये सारी ऊर्जा का यूज ही हम कर रहे हैं, है ना। तो वो ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा होता है, ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा होता है, जिसके कारण से श्वसन जो है वो हमारी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा वहां पर रिलीज की जा रही है, छोड़ी जा रही है, जिसके कारण से ऊष्मा जो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद जो है वो हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि हम कल देख सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये केवल समझाने वाले क्वेश्चन रह गए ये, तो ये जो है वो हम अब कल करेंगे। आप बाकी की चीज आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं विपरीत, क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं बोल सकते विपरीत। वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूटता है और 2 उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन में इसका उल्टा होता है। संयोजन में 2 अभिकारक आपस में मिलकर 1 उत्पाद बनाते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, इसलिए बोला भी जाता है संयोजन को वियोजन के विपरीत। संयोजन में क्या होता है, संयोजन समान 2 अभिकारकों का जुड़ जाना, तो वो संयोजन है और 1 उत्पाद बनता है। जबकि वियोजन में 1 उत्पाद टूटकर एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। बिल्कुल दोनों ही अभिक्रिया जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। और उदाहरण आप बहुत अच्छे से जानते हो, अभी भी हमने कुछ अभिक्रियाएं देखी, जैसे जिंक कार्बोनेट वाली, तो ये जो है वो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला जो उदाहरण है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इससे पहले भी आप जब डेफिनेशन पढ़ाई थी, समझाया था, वो वाले उदाहरण भी यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हो, 100% सही होगा, है ना। तो ये आपका जो है वो 11वां क्वेश्चन हो गया। अब बचे हुए ये कुछ 9 क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएंगे समझाने का काम। इसके लिए हम जो है वो कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।